जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को देखते हैं, जिसमें कि अभी 2021 का सेट चल रहा है। और इससे पहले देखोगे तो 2024, 2023, 2022 ये सारे ईयर का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इकोनॉमी से शुरू है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो हिंदी नहीं समझोगे तो फिर इंग्लिश भी है, आप लोग देखते जाओ। मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ आप लोग करो क्या, पहले क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करो, उसके बाद ये सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता है वो भी देखना है। अब देखो यहाँ से ना दूसरा थीम क्या पढ़, यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के कतिपय, अब ये जो हिंदी वर्ड है ऐसा कलिष्ठ, कतिपय, इसको तो समझोगे नहीं, इसका मतलब क्या होता है, सर्टेन होता है। देखो, है ना, तो ये बोल रहा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। अब ये हिंदी इतने कलिष्ठ होते हैं इकोनॉमी में, इससे बेटर है आप इंग्लिश ही पढ़ लो। ठीक है, तो ये बोल रहा है सर्टेन प्रोविजन है किस चीज़ के लिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है क्या चीज़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉ कर रहा है क्या पावर, अब कहाँ से, आरबीआई एक्ट से। तो यहाँ पे दो तीन चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, पहला तो आरबीआई एक्ट देखना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है क्या पावर है नहीं पावर है। उसके बाद क्या केंद्र सरकार आरबीआई का जो ये गवर्नर है इसका नियुक्ति कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले ना आप ये समझ लो कि आरबीआई कब से इसका स्थापना हुआ था, पूरा डिटेल से समझते हैं हर चीज को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, इधर लिखूं या फिर एक पेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट, एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो, आरबीआई जो है, आरबीआई, इसकी स्थापना देखोगे ना, स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल, हालांकि ये डेट याद मत रखना, 1935 को। ठीक है, और आरबीआई का ना एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है, यहीं पे एक एक्ट आया है वो जो बोल रहा है ना कि पावर मिलता है आरबीआई एक्ट से, तो बिल्कुल बिल्कुल पावर मिलता है। कौन से एक्ट से, तो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 का एक्ट आया था। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 आया था। ठीक है, उसके बाद ये आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब यहाँ से एक बात और समझो, ये जो गवर्नर का जो, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो होते हैं इसके, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन कौन से, गवर्नर प्लस इसके जो डिप्टी गवर्नर है, इन दोनों का नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, और आरबीआई है क्या, तो आरबीआई के बारे में एक चीज और देखोगे कि ये एक वैधानिक निकाय है। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले को तो ये समझ टर्म ये दिमाग में ही नहीं आया होगा, वैधानिक कहते किसको है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आरबीआई है क्या, वैधानिक, वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देखते रह जाना, कोई वो दिक्कत नहीं हो। अब चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को अब देखते हैं, अब समझ में आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आरबीआई, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, तो बिल्कुल सही। ये गवर्नर ही नहीं, इसके साथ साथ डिप्टी गवर्नर भी है, तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आ जाए तो ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है, संविधान में कतिपय प्रावधान है, मतलब सर्टन प्रावधान है। और क्वेश्चन यहीं पे गलत करवाता है, बोल देगा कि संविधान में ऐसा प्रावधान है, क्वेश्चन कभी ऐसा दे देगा कि संविधान में ये लिखा है। संविधान में हर चीज नहीं लिखा जाता है, संविधान देखते हो इतने बड़े, संविधान में हर चीज को कैसे लिखेगा, संविधान में हर चीज को नहीं लिखा है तब भी संविधान इतना बड़ा है, इतना विशाल संविधान हो गया है, तो हर छोटी छोटी बात को संविधान में नहीं लिखता है। लेकिन एग्जामिनर यहीं पे आपको फंसा लेगा, वो कहेगा कि ये चीज जो है ना ये संविधान में लिखी हुई है, ये चीज जो है ना ये संविधान के अनुसार है, ये सब चीज गलत होते हैं, ये सब ट्रैप होते हैं, इस चीज को समझो। इस ट्रैप को अगर समझ जाओगे तब बहुत सारे क्वेश्चन को ना सही कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, मतलब सटन, ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान का ये जो सटन प्रोविजन है, ठीक है, ये है ही नहीं, ये क्या है, गलत है, सटन प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार,
आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, तो बिल्कुल सही है। ये आरबीआई का जो ये एक्ट है ना, इसी से प्राप्त करता है। 1934 का जो पावर था, कानून जो आया था, उसी से ये प्राप्त करता है, अपना शक्ति लेता है। तो ये भी सही है और ये सही है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। कौन सा गलत है? तो 2 नंबर का। ये संविधान से कोई पावर नहीं लेता है, इसका एक्ट है। एक्ट है कौन सा? 1934 का एक्ट है, उसी से पावर लेता है आरबीआई का गवर्नर। तो ये कहाँ पे है? स्टेटमेंट में देखोगे 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में नियोजित और नियमित मजदूर। और नियमित मजदूर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखो, अनियमित मजदूर को क्या बोलते हैं? कैजुअल वर्कर। ठीक है। ये जो कैजुअल वर्कर है, ऐसे समझो, जो कि मतलब कभी काम करते हैं कभी नहीं काम करते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे समझो, जो घर बनता है ना, तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारे लेबर मिस्त्री आते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब कैजुअल वर्कर है। उसको कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं भी मिलता है। ऐसा भी होता है ना, हर दिन मान लो कोई घर नहीं बनवाता है, तो वो कैजुअल वर्कर है, कि जिसको कभी काम मिले कभी काम नहीं मिले। तो ये क्या है? कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ना आप गलत करोगे। ये जो बोल रहा है ऑल कैजुअल वर्कर, ऑल कैजुअल वर्कर्स। अब ये जो ऑल कैजुअल वर्कर के लिए बोल रहा है ना, तो ये प्रावधान हो जाता है ये गलत। किस चीज़ के लिए, कौन से कंटेक्स्ट में? ये जो यहाँ पे ये ईपीएफ की बात जो कर रहा है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में, इसमें ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऑल कैजुअल वर्कर है ही नहीं। यहाँ पे जो ये बोल रहा है ना, ये सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। तो बिल्कुल नहीं है सभी, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। सभी नहीं है। फिर इसमें है कौन? तो ये आप लोग ऐसे समझो, इसमें वो मजदूर अनियमित वर्कर को पहले समझो, फिर उसके बाद समझाता हूँ। देखो, अनियमित वर्कर, जस्ट वेट, इसको रेज करने दो। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो गलत नहीं करोगे फिर। ठीक है। अनियमित, जिसको कैजुअल वर्कर बोलते हैं, अनियमित मजदूर। अब देखो, ये कैजुअल वर्कर है क्या? जो कि अनियमित है, जिसको अस्थायी या दैनिक तौर पे कभी काम मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। ठीक है। अब ये कर्मचारी भविष्य निधि जो ईपीएफ जो है, ईपीएफ, ये सभी अनियमित मजदूर इसका लाभ नहीं लेता है। इसका लाभ वही लेता है, कौन लेता है? जो ईपीएफ अधिनियम, ये वाला चीज को ना ध्यान रखना, जो ईपीएफ एक्ट जो है, ईपीएफ एक्ट कब का? 1952। ये जो ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत है ना, के अंतर्गत बस उसी को ईपीएफ फंड का लाभ मिलता है। तो अब अनियमित यहाँ पे क्या बोल रहा है? कि सभी अनियमित मजदूर, मतलब सब के सब, एक भी मजदूर अगर ऐसा छूट गया, ठीक है, एक भी मजदूर उस एक्ट में अगर नाम नहीं डाले होंगे या नहीं डलवाए होंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यहाँ पे कौन सा बोल रहा है? सभी अनियमित मजदूर। और लेकिन आपको ना ये चीज़, ये एक्ट थोड़ी सी ध्यान भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस एक्ट से क्वेश्चन एक बार और आया है, सीएपीएफ में है शायद। जब वहाँ पे करवाऊंगा तो दिखाऊंगा कि हाँ ये कैसे रिपीट करता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है। इस दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा जेंडल है। क्या बोल रहा है? सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। ये इंग्लिश पढ़ो, ये कैसा कलिष्ट दे देता है। ये बोल रहा है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इनएटिएटेड। किसके लिए है? फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। अच्छा, ये ओवर टाइम, ये देखो, ये जनरल स्टेटमेंट है। अगर किसी से आप ओवर टाइम काम करवा रहे हो, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। ये ओवर टाइम पेमेंट करवा रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब फिर ये क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन निकाल के क्या कर सकता है? इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, किस चीज़ के लिए? और इंडस्ट्री सेल पे वेजेज ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। अब ये कितना अच्छा ये बात बोल रहा है ना, कि ये कहाँ से ये करेगा? बैंक अकाउंट में डायरेक्ट इसके पैसे को डालेगा। अब सोचो कि भारत क्या हो रहा है? डिजिटल हो रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, भारत क्या हो रहा है? डिजिटल हो रहा है। ऐसे में सरकार क्या क्या चाहेगा? कि बीच में जो ये मिडिल मैन होते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय है और इधर बैंक है, तो इसके बीच में ना एक मिडिल मैन होता था। तो सरकार क्या सोच रहे हैं? इस मिडिल मैन को खत्म कर दूं।
अब इसके लिए क्या करना होगा सरकार को, सरकार डायरेक्ट इसके अकाउंट में पैसे डाल दे, डायरेक्ट जो कर्मचारी है उसी के अकाउंट में अगर पैसे डायरेक्ट डाल देंगे तो ये मिडिल मैन का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ गए कैसे। और ये जो है ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें उसी को ईपीएफ में रखा जाएगा जो कि अभी तुरंत बताया, ईपीएफ एक्ट जो था, ईपीएफ एक्ट में जो भाग लिया होगा ना बस उसी को इसमें रखते हैं, ठीक है, समझ गए या नहीं समझे। अब इस क्वेश्चन से ना वैल्यू एडिशन क्या करना है, तो देखो इसमें एक चीज़ ना आप नोट डाउन कर लो, जहाँ पे आप पीवाईक्यू देख रहे हो या फिर नोट मेकिंग कर रहे हो वहाँ पे नोट मेकिंग कर लो कि ये जो ओवर काम करवाते हो ना कि इसका टाइम हो गया जाने का, फिर भी आप काम करवा रहे हो, ठीक है, ओवर टाइम पेमेंट के लिए ये व्यवस्था कब किया गया था, तो ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। पहले तो था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 1948 का था, उसमें तो ये था ही प्रावधान, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वेतन संहिता आया था, वेतन संहिता, ठीक है, वेतन संहिता 2019, इसमें फिर से वापस से दोहराया गया है कि किसी को अगर ओवर पेमेंट करवाओगे चाहे वो कोई भी मजदूर है तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना ही पड़ेगा, अगर ओवर काम करवाओगे ना तो पेमेंट अलग से करो, ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आई थिंक यहाँ पे सारे इकोनॉमी के ही क्वेश्चन है। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आर्थिक मंदी के समय, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, मतलब आर्थिक मंदी है उसमें कौन सा काम उठाओ ये उठाने की संभावना है, तो क्या बोल रहा है, पढ़ो स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो यहाँ पे, चलो इंग्लिश पे, ये बोल रहा है कि कट इन टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट मतलब कट करेगा तो इंसान क्या करेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू करेगा। उसके बाद क्या फिर बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ो, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब ये तो गलत हो गया ना, दोनों को क्या करना चाहिए था, या तो कट करो, देखो होता क्या है ना, इसको समझो ऐसे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ इकोनॉमी का ये टर्म है, आराम से समझो। अगर आपने बैंक से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, अब ये पैसे आप लिए मान लो 5% ब्याज पे, क्योंकि आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, ये 5% ब्याज पे आपने पैसे उधार लिए। अब यहाँ पे होता क्या है, सरकार बोलते हैं कि ये जो 5% ब्याज है ना, ये ऐसा करो कि 2% कर दो, इस ब्याज के दर को ना 2% कर दो। तो आप क्या करोगे, आप अगर पहले 5% ब्याज पे 10,000 रुपये उठा रहे थे, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि अच्छा ब्याज तो 2% लग रहा है, तो क्यों ना और ज़्यादा उठा लिया जाए, मतलब 20,000 रुपया उठा लिया जाए, ठीक है। तो आपने तुरंत क्या सोच लिया, जैसे ही ब्याज का दर यहाँ पे देखो क्या हुआ, ब्याज का दर क्या हुआ, कम हुआ, आपने पैसा ज़्यादा उठा लिया, मतलब जब भी ब्याज कम होगा तो इंसान पैसे को ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बैंक क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम किया, आपने पैसे का खर्च क्या करने लगा, ज़्यादा करने लगा। देख रहे हो कैसे कैसे संबंध बना, जब 5% ब्याज था तो जब बैंक से आप लोन लेने जाओगे ना तो वो वहाँ पे बोलता है 5%, 6%, 7%, तो यहाँ पे देखो जब 5% ब्याज था तो आप कम मतलब 10,000 रुपये ले रहे थे, जैसे ही सरकार ने बोला 2% तो बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे मान लो 0% कर दे तो और ज़्यादा पैसे ले लोगे, और यहीं पे कर दे 50%, हालांकि ऐसा करेगा नहीं, मान लो यहाँ पे बोल दे 50%, तो आप क्या बोलोगे, जॉब यार नहीं लेना है ब्याज, ये पैसा लोन पे लेना ही नहीं है, समझ रहे हो, मतलब ब्याज बढ़ाया तो पैसा नहीं लेना है आपको। तो हर चीज़ को ना समझो, एक दूसरे से रिलेट रहता है। अब यहाँ पे पढ़ो इसको तो समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अब यहाँ से खुद सोचो कि आर्थिक मंदी है उसमें ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब आर्थिक मंदी के टाइम होता क्या है ना, सरकार उस टाइम पे ना मार्केट ये पब्लिक में और मार्केट सेक्टर में जॉब बढ़ाना चाहती है, तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो कोई लोग पैसा लोन पे लेगा नहीं, जब पैसा लोन पे नहीं लेगा तो फिर खर्च नहीं होगा पैसा, सोच रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कर की दरों में कटौती, कटौती तो क्या है, कर मतलब पहले मान लो टैक्स लग रहा था आपको 20%, तो अब बोल रहा है टैक्स लगेगा 10%, लेकिन ब्याज दर में क्या किया है, वृद्धि कर दिया है। ब्याज मतलब पहले जैसे 5% लग रहा था तो अब मान लो 20% लगने लगा, तो ये तो सही नहीं बैठ रहा है, इसको हटाओ। फिर क्या बोल रहा है, परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना, चलो ठीक है देखते हैं ये क्या बोल रहा है, परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना। अब देखो जो हिंदी मीडियम वाले हो जो इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों
करो क्या, अपना अपना जो भी मीडियम है ना निकाल के क्वेश्चन देखते रहो। अब ये जो बोल रहा है ना, ये इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंडिचर कहाँ पे, पब्लिक प्रोजेक्ट में, तो ये बिल्कुल हालांकि यही राइट आंसर भी है। अभी तुरंत क्या बोला, सरकार सोचता है आर्थिक मंदी के टाइम कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में बढ़े। अब बढ़े जॉब कैसे बढ़ेगा, जब तक वो पब्लिक जो भी उसका ये परियोजना है उस पर पैसा मान लो खर्च करने लगा। सरकार क्या बोला कि अभी ना पुल बनवाऊंगा, मान लो कहीं पे सरकार बोल रहे हैं कि चलो इधर ना पुल बनवाएंगे। अब वो अगर जो ये ब्रिज बनवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सरकारी परियोजना पे पैसे खर्च करेंगे, तो यहाँ पे लेबर मिस्त्री आएंगे, लेबर मिस्त्री जो भी है आएगा, उसको पेमेंट मिलेगा, बेसिस मिलेंगे उसको, तो फिर वो क्या करेगा, खर्च करेगा आगे, और ये इकोनॉमी का साइकिल रन हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। अब अगर इसके नीचे का ऑप्शन पढ़ोगे ना तो ये भी ऐसा ही है। ये क्या बोल रहा है, कर की दरों में वृद्धि। अब मान लो ये जो कर की दर में वृद्धि बोल रहा है, तो टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट, अब इसमें अगर ये वृद्धि कर दे तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो पहले टैक्स ले रहा था 10% और जैसे ही आर्थिक मंदी आया बोला अब टैक्स चाहिए 20%, तो ये गलत नहीं हो रहा है, समझो। फिर ये क्या बोल रहा है, साथ ही साथ कर दर में कमी, तो ये दोनों ना उल्टा है। फिर क्या बोल रहा है, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में कमी करना। अब व्यय में अगर कमी कर देगा सार्वजनिक परियोजना पे, ब्रिज बनवाएगा ही नहीं, सड़क बनवाएगा ही नहीं, तो वहाँ जो लेबर मजदूर काम करते हैं, जो भी लेबर हैं, मजदूर हैं, वर्कर हैं, उसको पेमेंट जब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये काम तो करवा ही नहीं रहे हैं, तो पेमेंट कहाँ से मिलेंगे, जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो खर्च क्या करेगा, और जब खर्च नहीं करेगा तो इकोनॉमी का साइकिल कैसे चलेगा। ठीक है, तो ऐसे समझो, तो ये वाले डी जो है ये भी गलत है। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही सही है इसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, हालांकि देखो ये इकोनॉमी के टर्म है ना, तो जितना हो सकता है मैं यहाँ पे बताते जाता हूँ, बाकी आप जहाँ से पढ़ते हो इकोनॉमी वहाँ पे कोशिश करो इन सारे टर्म को ना अच्छे से समझने का कोशिश करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सब कुछ बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन को ना इंग्लिश में पहले देखो। अब ये इकोनॉमी में ना इंग्लिश हिंदी करते ना दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि देखो इंग्लिश में ना कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा कि वो हिंदी में लिख क्या दिया है। जैसे अभी कतिपय था, कतिपय का ना मैं अपने जीवन में पहली बार अभी देखा कि उधर वो कतिपय लिख रखा है। अब यहाँ पे क्या बोल रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड। अच्छा, कुछ चीज़ अनचेंज है, ठीक है। उसके बाद मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज। अब एक बात बताओ, कोई भी ना पहले इस चीज़ को समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर चलते हैं आगे, फिर बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। कोई भी चीज़ है, आप बाजार गए, जैसे समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझो, इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। ये माइक्रो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को देखो। मैं अगर PYQ ऐसे सोल्व करवाने का तो एक एक क्वेश्चन का ऐसे क्यों बता रहा हूँ हर चीज़ का। अगर मुझे ऐसे नहीं बताना होगा ना तो आप लोग बाजार में भी किताब मिलता है, ए का बी, दो का सी, ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मेरा मेन काम क्या है, मेरा मेन काम है कि आपको ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करके दे दूं हर क्वेश्चन के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हर क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट आपके पास होनी चाहिए कि ये चीज़ इकोनॉमी में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर ज्योग्राफी में ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसी चीज़ को समझाने के लिए आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो। तो अब यहाँ पे समझो, अगर कोई बच्चे बोलते हो ना कि टाइम लग जाते हैं सर, तो लगेगा टाइम बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कोई खेल तो कर नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं अगर मानो कि आप गए हो बाजार, बाजार गए तो दो तीन कंडीशन सोचो। बाजार गए तो यहाँ पे होगा क्या, अगर कोई एक दुकानदार है, दुकानदार ए, दुकानदार बी। अब दुकानदार ए जो है कोई सामान 5 रुपए में दे रहा है, और दुकानदार बी कोई सामान 10 रुपए में दे रहा है। समझो, जिस चीज़ को समझा रहा हूँ ना उस चीज़ को समझो। और सामान सेम ही है, ये भी मान लो साबुन बेच रहा है, ये भी साबुन बेच रहा है, और ये भी साबुन ही बेच रहा है। दोनों सेम साबुन भी है, ये भी एक्स कंपनी का है, ये भी एक्स कंपनी का है। अब ये सारे कंडीशन को मैंने ना एक जगह रख दिया, तो आप बताओ किसके पास साबुन लोगे। तो मतलब 90 क्या 99% या फिर 100% चांस है आप इसी के पास साबुन लोगे। क्यों क्यों ले रहे हो यहाँ पे साबुन, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, कम है, प्राइस कम है। अब प्राइस कम है मतलब किससे तुलना कर रहे हैं जो प्राइस कम बता रहा है, तो तुलना कर रहे हैं हम बी से, क्योंकि बी यही सेम चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा है और ए 5 रुपये में बेच रहा है।
तो कोई भी इंसान बता सकता है कि हाँ ए के पास सामान लेनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ से ना दो तीन चीज और समझो। अगर यहाँ पे ये घटिया चीज बेचे, घटिया चीज का मतलब क्या, अभी इंफीरियर गुड आगे जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। घटिया चीज बेचे और ये भी क्या कर रहा है, घटिया ही चीज बेच रहा है। अगर ये 10 रुपये का बेच रहा है ना, तो ये इससे थोड़ा बेटर बेच रहा है, लेकिन वो भी घटिया ही है। एक और साबुन है मार्केट में जो कि 500 रुपये का है, 500 रुपये का। ठीक है, और आपका मतलब जो पॉकेट में पैसा है ना, बहुत ज़्यादा है। मंथली इनकम भी आपका ना बहुत ज़्यादा है। मंथली इनकम कहने का मतलब मान लो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए पर मंथ है। तो आप बताओ इन तीनों साबुन में से कौन सा साबुन लोगे। ए बी सी में से तीन साबुन है ना, तो कौन सा साबुन लोगे। तो आप लोग मोस्टली जितने भी बच्चे हो सब कहोगे कि मैं तो ये 500 रुपये वाला साबुन लूँगा। क्यों लूँगा मैं ये 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला साबुन नहीं लूँगा, 500 रुपये वाला लूँगा। क्यों लिया, क्योंकि आपके पेमेंट मतलब आपके पास इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। अगर वहीं पे एक किसान आदमी जाए, किसान आदमी, तो वो क्या कहेगा, ये 500 रुपये वाला साबुन बहुत महंगा है, ये साबुन मैं नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा 5 रुपये वाला से काम चलाऊँगा। तो इनकम किसान का क्या है, कम है। मतलब आप लोग देख रहे हो कि घटिया वस्तु की कीमत इनकम के अनुसार शिफ्ट हो जाता है। इनकम जैसे क्या होता है, बढ़ता है। इनकम बढ़ता है तो आप महंगी चीज़ खरीदने लगते हो, घटिया वस्तु को क्या करते हो, छोड़ देते हो। इनकम जब कम रहता है तो घटिया वस्तु को अपना लेते हो। अब इस चीज़ को ना यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट तीसरा पढ़ो। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि है। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि है, इसके आय में क्या है, वृद्धि है, और वस्तु घटिया है, तो क्या लगता है उपभोक्ता खरीदेगा उसको। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पे जो ये कह रहा है ना स्थानापन्न वस्तु, ये क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके इंग्लिश टर्म को यूज करूँ, इधर देखो, एक बार ना पहले सारा वस्तु को पढ़ ही लो, कौन से वस्तु क्या कहते हैं, कौन से वस्तु का क्या काम चलता है, उसको समझते हैं पहले। ये जो बोल रहा है स्थानापन्न वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु की ये बात कर रहा है, स्थानापन्न वस्तु में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड। देखो यहाँ पे आई छूट गया, जस्ट वेट, कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूट गुड। अब ये होता क्या है, पहले अगर इसको समझोगे ना तब वो क्वेश्चन हो जाएगा। ये होता है एक दूसरे का ना पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विकल्प के रूप में काम करते हैं, पूरक के रूप में, ध्यान रखना। ये एक दूसरे के ना विकल्प के रूप में काम करते हैं। विकल्प कैसे, अभी बताता हूँ। एक दूसरे के विकल्प के रूप में अगर मान लो आपके पास दो दोस्त है, एक दोस्त का नाम है राम, ठीक है, यहाँ पे ये दोस्त है। फिर दूसरा दोस्त है मोहन, ये है मोहन, और ये है राम। अब एक बात बताओ, अगर आपको ना पैसा लेना है किसी एक से, दोनों में से किसी से, मान लो कि आपको 500 रुपये लेना है, तो आपके पास कितने विकल्प हैं, या तो मोहन दे सकता है पैसा या फिर राम दे सकता है पैसा, दो विकल्प है ना। इसी को बोलते हैं पूरक। सॉरी, मैं बार बार पूरक क्यों बोलता हूँ, पूरक वस्तु अलग चीज़ है, अभी वो भी समझाऊंगा, मुंह से निकल जाता है बार बार पूरक, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो 500 रुपये है, इसको लेने के लिए ना आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है। दो प्रकार से आप इससे ले सकते हो, मोहन से ले सकते हो या फिर राम से ले सकते हो। अब इसको ना वस्तु के रूप में रख के समझते हैं। देखो मान लो इसको यहाँ से इरेज करते हैं, जस्ट वेट। मान लो आप घर पे ना चाय बहुत पीते हो, चाय क्या करते हो, बहुत पीते हो, ठीक है। अब चाय की कीमत क्या होने लगी, बढ़ने लगी, चाय की कीमत बढ़ने लगी। मार्केट में देखे पहले मिल रहा था 75 रुपये के जी चाय, अब मिलने लगा मान लो 500 रुपये के जी चाय, ठीक है। ये 75 रुपये के जी पहले मिल रहा था, अभी मिल रहा है 500 रुपये के जी। तो आप क्या करोगे, चाय नहीं पियोगे, ठीक, ये चाय को क्या कर दोगे, नहीं पियोगे, चाय छोड़ दोगे। चाय जैसे छोड़ोगे तो इसके साथ में ना क्या मिल रही थी, चाय के साथ देखते होंगे कि चाय के दुकान पे कॉफ़ी भी मिलती है। चाय की दुकान पे क्या मिलती है, कॉफ़ी मिलती है। आपने क्या बोला कि चाय हो गई है 500 रुपये की,
तो अब मैं चाय नहीं पीऊँगा। चाय कितने की हो गई थी? 500 की। तो आपने बोला मैं चाय नहीं पीऊँगा, इसके बदले मैं क्या पीऊँगा? कॉफ़ी पीऊँगा। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी 20 रुपये केजी ही है। तो आपने जैसे ही चाय की कीमत बढ़ी, आप कहाँ पे शिफ्ट हो गए? कॉफ़ी पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, या फिर अस्थापन्न वस्तु। इसमें होता क्या है, अस्थापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट की जैसे ही डिमांड बढ़ती है, अस्थापन्न बोलता हूँ या फिर सब्स्टिट्यूट बोलता हूँ, दोनों एक ही है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जैसे ही इसकी क्या हुई, कीमत बढ़ने लगी, इसकी क्या हुई, कीमत बढ़ने लगी, तो इसके जो अस्थापन्न वस्तु की दूसरी वस्तु है, ठीक है, जैसे कि चाय की अस्थापन्न क्या है, चाय का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? कॉफ़ी है। चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी है। तो आपने क्या बोला कि कॉफ़ी पीऊँगा, तो आपने कॉफ़ी की डिमांड क्या कर दी? बढ़ा दी। समझ गए? पूरा कॉन्सेप्ट यहीं तक था अस्थापन्न वस्तु का। स्थानापन्न वस्तु का क्या था कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही उस स्थापन्न या सब्स्टिट्यूट के प्राइस में वृद्धि हुई, तो इसके जो दूसरे वस्तु हैं, ये जो दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप मान लो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, माउंटेन ड्यू का एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, और इसकी कीमत थी पहले 50 रुपये, तो आप बहुत ज़्यादा पी रहे थे। अब यहाँ पे ना एक और बाजार में एक और थी, क्या उसका नाम है? कोको कोला। मान लो ये कोको कोला है, ठीक है, तो कोको कोला है। अब इसकी कीमत ना, आप जैसे ये 50 रुपये वृद्धि, पहले 50 रुपये थी, अब हो गई ये 500 रुपये, और ये आप तुरंत जैसे 500 हुई ना, आप कहाँ पे शिफ्ट कर जाओगे? आप बोलोगे ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है माउंटेन ड्यू, अब मैं कोको कोला पीऊँगा आज से। कोको कोला था 50 रुपये की, तो अब यहाँ से इसका डिमांड बढ़ने लगेगा। समझ गए ना? ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वस्तु की डिमांड को ना ये समझोगे तो अपने आप हो जाएगा क्लियर, कि जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उसके जो स्थापन्न होते हैं, स्थानापन्न वस्तु जो होते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं, जैसे इसकी कीमत बढ़ी, इसका क्या हुआ? कीमत कीमत मतलब इसका प्राइस जैसे बढ़ा, तो दूसरी वस्तु जो है, दूसरी वस्तु जिस पे ये डिमांड वो कर रहा था, तो इसका डिमांड क्या होने लगा? बढ़ने लगा। जैसे कि चाय, चाय का डिमांड आपने क्या किया, जैसे चाय इसका कीमत बढ़ा। कीमत कैसे? 50 से 500 रुपये हुआ, 50 से 500 रुपये हुआ, तो आप क्या करने लगे? कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी, सारे बंदे कहाँ पे शिफ्ट हो गए? कॉफ़ी पे। जैसे कॉफ़ी पे सब शिफ्ट हो गए, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इतनी आसान थी। अब चलते हैं दूसरा वस्तु जो है, एक है पूरक वस्तु, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं, ठीक है, ये होती है पूरक वस्तु। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री मेंटरी गुड्स। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, इसको समझो। जैसे कि मान लो कार है, ठीक है, और इधर है पेट्रोल। अब हुआ क्या? अब हुआ ऐसा कि पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी, ठीक है, पेट्रोल की कीमत में मान लो कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी, तो आप देखोगे कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई, तो आप क्या बोलोगे? अरे छोड़ो, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, कार नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, ठीक है, तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो गई? कम हो गई। या फिर मान लो कि कार के प्राइस में ही वृद्धि हो गई, ठीक है, ऐसा उल्टा सोचो, यहाँ पे कार के बदला ना कुछ और भी रख के चीज़ रख के सोचोगे ना, तो फिर आप देखोगे कि हाँ, ये घरेलू यूज में भी आप लोग ऐसे यूज करते होंगे इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमत में जैसे वृद्धि हुई, तो आपने बोला कि अरे छोड़ो, कार नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, अब कार के बदले कुछ और ले लेंगे, तो प्राइस में उसकी वृद्धि हुई, इसकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक प्रकार का ना और वस्तु होते हैं बेवलेन वस्तु। देखो मैं सारा वस्तु क्यों बता रहा हूँ, अगर एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर मे भी कभी पूछे ना, तो आप लोग उसको छोड़ के मत आओ, ठीक है, इसलिए मैं हर वस्तु को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मैं वस्तु लिख देता हूँ, देखो एक ये टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, आप इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है, इस टेबल को आप लोग ध्यान में रख लेना। जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वस्तु लिख देता हूँ कौन कौन से वस्तु हैं और इसका संबंध क्या क्या होता है।
ये यहाँ पे मान लो ये है साधारण वस्तु, साधारण वस्तु। इसका आय के संबंध, इसके आय के साथ संबंध देखो, आय के साथ संबंध, ठीक है। उसके बाद इसका कीमत के साथ संबंध देखो, कीमत के साथ संबंध, दो प्रकार से संबंध हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका उदाहरण देखो, कौन कौन से वस्तु हैं। तो साधारण, और यहाँ पे ये वस्तु का नाम लिख लो, वस्तु का प्रकार। तो पहला है साधारण वस्तु। अब ये जो साधारण वस्तु है, जैसे ही देखोगे आपका आय बढ़ता है, आय क्या हुआ, बढ़ा, आय बढ़ा है, तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, तो इसकी मांग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब इनकम बढ़ा तो डिमांड क्या किया आपने, बढ़ा दिया। साधारण वस्तु मतलब सिंपल गुड्स की बात कर रहा हूँ। अब अगर जैसे ही इसके साथ इनकम, आपका ये कीमत के साथ देखोगे वृद्धि, तो ये कीमत के साथ क्या होता है, इसका अगर मान लो कीमत बढ़ता है तो मांग क्या हो जाता है, इसका घट जाता है। मांग कैसे घटा, समझो इस चीज़ को, मांग क्या हुआ, घट गया। बिकॉज ऑफ दैट की कोई वस्तु 50 रुपए की थी, अब वो 5,000 की हो गई, तो उसका कोई खरीदेगा ही नहीं उसको, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में इसको में किसको किसको रख सकते हो, जैसे फल हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए। दूसरे प्रकार की वस्तु देख लो। अब देखो, अब इकोनॉमी का ना ये चैप्टर खोलने की काम ही नहीं पड़ेगी, मैं पूरा सब कुछ यहीं पढ़ा दिया आपको। दूसरा होता है घटिया वस्तु। अब ये घटिया वस्तु क्या है, अभी तुरंत बताया था घटिया वस्तु के बारे में। घटिया वस्तु जिसको इन्फीरियर गुड बोल सकते हो, इन्फीरियर गुड। अब देखो इसका आय के साथ क्या संबंध होता है, आपका आय बढ़ गया, मान लो कि आपका आय बढ़ा। आय पहले था 500 रुपये, अब हो गया 5 लाख रुपये। तो आप कभी खरीदोगे ये घटिया वस्तु, मारोगे दुकान वाले को अलग से जो बेच रहा होगा। बहरहाल ये जोक है, मारना वरना नहीं है, हिंसा किसी चीज़ का माध्यम नहीं है। अब फिर ये क्या करोगे आप, इसका अगर कीमत भी बढ़ जाए ना, इसकी कीमत भी बढ़ जाए, तो भी ये क्या करोगे, इसके मांग क्या होंगे, कम ही होंगे, इसके मांग क्या होंगे, कम होंगे। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मोटा अनाज, ठीक है, कीमत अगर बढ़ा तो मोटा अनाज, और बाजरे वगैरह रख सकते हो, या फिर सस्ते जूते रख सकते हो। जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो आप 200 रुपये वाले जूते पहनोगे, ठीक है। और जैसे ही पैसे आए, नौकरी जैसे लगा, फिर 200 रुपये वाले जूते कभी पहनोगे, खुद सोचो ना, सस्ते जूते। अब यहाँ पे ना एक और वस्तु होती है जिसको बोलते हैं गिफन गुड, गिफन गुड। इसको बोलते हैं गिफन वस्तुएं बोल लो या फिर गिफन गुड बोल लो, बात एक ही है इन हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें आय के साथ क्या संबंध होता है, तो इसके आय के साथ जो संबंध है ना, इसको संबंध लिख लेना, रिलेशन जो है आय के साथ। ये क्या होता है, जैसे ही आय बढ़ता है, आय क्या हुई, बढ़ी, तो ये जो गिफन गुड्स हैं, गिफन गुड्स की मांग क्या हो गई, कम हो गई। अब ये आपको समझ ही नहीं आया होगा कि गिफन गुड है क्या। देखो गिफन गुड है क्या, बताता हूँ। ये जो गिफन गुड है ना, अभी आपने पढ़ा ये घटिया वस्तु, इसी का एक विशेष किस्म है। अगर यहाँ पे मैं बता दूँ ये गिफन गुड क्या है, तो ये गिफन गुड जो है, गिफन वस्तुएं जिसको आप बोल रहे हो, तो ये क्या है, गिफन गुड, गिफन गुड, ये घटिया किस्म की जो वस्तु थी, इन्फीरियर गुड थी, उसी का एक विशेष प्रकार है। इन्फीरियर गुड का ही क्या है, एक विशेष प्रकार। अब ये विशेष प्रकार काम कैसे करता है, तो जैसे देखोगे कि कीमत बढ़ने पर भी इसका मांग बढ़ने लगता है। कीमत बढ़ा, ठीक है, कीमत क्या हुआ, बढ़ गया। और कीमत बढ़ा तो इसका मांग भी बढ़ने लगा, मांग बढ़ने लगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो गिफन गुड है ना, ये घटिया वस्तु की, इन्फीरियर गुड की क्या है, विशेष किस्म है, विशेष किस्म है। अब इकोनॉमी के बुक में पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा ऐसे कि ये घटिया किस्म की विशेष किस्म क्या लिख रहे हैं। तो आप अब भी जैसे ये पढ़ लिए ना, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब भी पढ़ोगे तो अब अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये जो घटिया किस्म की, घटिया वस्तु की विशेष किस्म है, घटिया वस्तु की विशेष किस्म है। अब इसमें होता क्या है, कीमत बढ़ता है तो मांग भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, मांग बढ़ने लगा, जबकि हर जगह क्या हो रही है,
कीमत बढ़ने पे मांग घट जाता है। देखो कीमत बढ़ा, मांग घटा, कीमत यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया है, तो मांग क्या हुआ, घट गया है। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, गिवन वस्तु के साथ कीमत बढ़ रहा है तो मांग भी बढ़ने लगा। अब जैसे देखोगे एग्जाम्पल से इसको समझो आप। एक बात बताओ, जैसे पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में होता क्या था कि जैसे आलू है, आलू है, ठीक है, अब आलू है या फिर मोटा अनाज है, मोटा अनाज है, ये तो है घटिया वस्तु, है ना, अभी तुरंत पढ़े हो, मोटा अनाज या आलू हो गया, ये सब घटिया वस्तु के किसमें, इन्फीरियर गुड, इकोनॉमी के टर्म में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब ये, हालांकि मैं भी आलू खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है, इन्फीरियर गुड है। अब पुराने जमाने में क्या होता था ना, पुराने समय में कोई एक गरीब वर्ग है, उसके द्वारा क्या होता था, आलू या फिर बहुत ज़्यादा क्या खरीद लिया जाता था, बहुत ज़्यादा खरीद लिया, ऐसा समझ में आ गया कि अरे इसका कीमत बढ़ने वाला है, कीमत क्या हो रहा है, बढ़ने वाला है, और इसलिए बहुत ज़्यादा खरीद दो। फिर क्या होता था, अगेन वही काम होने लगता था, कीमत बढ़ा और लोगों के द्वारा ये चीज़ ज़्यादा खरीदने लगा, ज़्यादा खरीदा तो मांग ज़्यादा बढ़ गया, और जैसे मांग बढ़ा तो फिर से कीमत बढ़ा, तो फिर से इसकी मांग मतलब ज़्यादा बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि ये अभी नहीं चलता, ये एक विशेष किस्म है इन्फीरियर गुड की, ये पहले चलता था, ठीक है, इसकी कीमत भी बढ़ जाते हैं और मांग भी बढ़ जाती है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इन्फीरियर गुड का टोटल कॉन्सेप्ट क्या चलता है। जस्ट वेट, इसको इरेज करने दो। हाँ, तो आपने अभी देखा कि गिफन गुड, गिफन गुड है क्या, एक घटिया किस्म की वस्तु का एक विशेष प्रावधान है जिसमें कीमत बढ़ने पर मांग भी इसका क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे, अभी भी बताना, फिर उसके बाद अगर जो नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करके अच्छे से बता दूंगा आपको, पूरा वस्तु का वो समझा दूंगा। चलो, अब अगर नेक्स्ट वस्तु को देखें, नेक्स्ट वस्तु इसमें वही, इसका एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, एग्जाम्पल भी दे दो, एग्जाम्पल दे दो गिवन गुड का। इसमें होता क्या है, कीमत बढ़ा, कीमत बढ़ा तो इसका डिमांड क्या हो गया, डिमांड भी बढ़ने लगा, मतलब प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड क्या हुआ, बढ़ने लगा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे तो गरीब वर्गों की मुख्य खाद्य वस्तुएं इसमें आ जाएगी, गरीब वर्गों की मुख्य खाद्य वस्तु, ये दिखता नहीं है मार्कर सही से, वर्गों की मुख्य खाद्य वस्तु। अब एक वस्तु और है, कौन सा, जो कि अभी आपके क्वेश्चन में आया था, सब्सटीट्यूट वुड, वो तो पढ़ना है ही। अब देखो पढ़ो उसको, सब्सटीट्यूट वुड जिसको कि बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु, हिंदी नाम देख रहे हो कैसा है, स्थानापन्न वस्तु, इसका इंग्लिश नाम है सब्सटीट्यूट वुड, वही ध्यान में रखो। सब्सटीट्यूट वुड, इसमें क्या होता है, कीमत तो इसका बढ़ता है, इसका मान लो कि ये आय के साथ अगर इसका संबंध नहीं होता है, इसका संबंध किससे होता है, कीमत के साथ, कीमत अगर इसका बढ़ा, प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ इसके डिमांड भी बढ़ने लगते हैं, डिमांड बढ़ने लगते हैं। अभी तुरंत बताया था कैसे, इसका कैसे प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ा था, तो चाय पी रहे थे, चाय, और चाय से फिर कहाँ शिफ्ट हो गए थे आप लोग, कॉफ़ी पे, क्यों, चाय का कीमत हो गया था 50 रुपये से 500 रुपये, तो आपने डिमांड फिर किसका बढ़ा दिया, सारे बंदे कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी पे। अब जब बहुत सारे बंदे कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए तो कॉफ़ी का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पे एग्जाम्पल रख लो, चाय या फिर कॉफ़ी। उसके बाद एक वस्तु और होती है जिसको कॉम्प्लीमेंट वस्तु बोलते हैं, इसको पूरक वस्तुएं रख लो, पूरक वस्तु, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोल सकते हो। इसका आय के साथ संबंध नहीं होता है, इसका किससे संबंध होता है, इसका प्राइस के साथ संबंध होता है। अब इसका देखोगे कि प्राइस ना बढ़ने लगे, प्राइस बढ़ने लगी, तो प्राइस जैसे बढ़ी तो इसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, प्राइस मतलब कीमत बढ़ी तो इसका मांग क्या हुआ, कम हुआ, कैसे, जैसे कि अभी एग्जाम्पल बताया था, पेट्रोल, ठीक है, ऐसे समझ लो, पेट्रोल और कार, कार और पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की क्या हुई, कीमत बढ़ गई, तो कार का मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कम, लोग सोचेगा अरे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, छोड़ दो, नहीं लेते हैं कार, समझ गए, तो ये बात है।
अब देखो एक प्रकार की ना और वस्तु होती है, उसको बोलते हैं बेवलन गुड। आपके ना ये टॉपिक ही है, ये पूरा चैप्टर ही है इकोनॉमी में, तो आई थिंक ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया। आप लोग ऐसे पढ़ते तो पता नहीं समझ में आता या नहीं समझ में आता, तो मैं सोचा चलो पीवाईक्यू, जब यूपीएससी का पीवाईक्यू देख रहे हो तो इसके साथ साथ अभी कंप्लीट ही करा देते हैं। अब यहाँ पे आता है बेवलन वुड, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश एक ही नाम से बोलते हैं, बेबीलन। अब हिंदी में लिखूंगा तो ऐसे बेबीलन लिखूंगा, बेबीलन वस्तु। अब ये जो बेबीलन वस्तु होती है, ध्यान से समझना, बेबीलन वस्तु क्यों, इसका कीमत बढ़ने के साथ ना इसका मांग भी बढ़ता है, इसका आय के साथ संबंध नहीं होता है। कीमत बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मांग बढ़ता है। अभी समझाता हूँ बेबीलन वस्तु क्या है। कीमत क्या हुई, बढ़ गई, इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, ऐसा क्यों हो गया इसके साथ, तो देखो बेवलन वस्तु होते हैं मतलब एक प्रतिष्ठा का चीज, मतलब गांव में जो एक प्रतिष्ठा होती है ना, जैसे आप बुलेट खरीदे हो, ठीक है, बेवलन गुड में मान लो कि आपने क्या खरीदा, बुलेट खरीद लिया, बुलेट, ठीक है। अब बुलेट मान लो पहले 3 लाख रुपए की थी, ठीक है, तो बुलेट आ गए। अब जैसे ही 3 लाख से 6 लाख बुलेट हो जाएगा ना, तो लोग महंगी चीज खरीद लेगा, ताकि सब लोग उसको आके पूछे, अरे वाह वाह क्या खरीदा है आपने, ठीक है। उससे क्या होती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्या होती है उससे, प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी प्रेस्टीज की वस्तु हो गई वो, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज की वस्तु हो गई। तो बेवलन गुड में आपने क्या समझा कि जब वस्तु की प्राइस बढ़ रही है, वस्तु की प्राइस क्या हुई, बढ़ गई, तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई। क्यों बढ़े, आपने मान लो थार खरीदा, ठीक है, थार मान लो 20 लाख रुपए की थी, आपने खरीदा, तो लोग क्या कहेंगे आके, वाह वाह क्या खरीदा है, ठीक है। तो अब जो दूसरे बंदे हैं, दूसरे बंदे जो हैं आपके गांव में, वो भी इंस्पायर हो जाएंगे, अरे चलो मैं भी खरीदता हूँ, लोग मुझे भी समझेंगे, बहुत पैसा है इसके पास। तो जैसे ही वस्तु की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ी, तो इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। क्यों, प्राइस 20 लाख से 30 लाख भी हो जाए ना, तो लोग सोचेगा कि चलो और खरीद के आते हैं, और गांव वाले को जलाते हैं, गांव वाले फिर कहेंगे अच्छा ठाकुर ने थार खरीद लिया, समझ रहे हो। हाँ, तो ऐसे समझो बेवलन वस्तु को। ज़्यादा ऐसा कोई कलिष्ठ है नहीं, या फिर आईफोन से भी आप इसको समझ सकते हो कि आईफोन पहले मान लो कि कितने का आता था, मैं तो आईफोन यूज भी नहीं करता हूँ। आईफोन आता था पहले मान लो 50,000 रुपये का, ठीक है, 50,000 रुपये का आईफोन आता है। अब 50,000 रुपये का जो आईफोन था ना, अगर ये 1 लाख रुपये का भी हो जाए ना, 1 लाख या फिर 10 लाख मान लो, ठीक है, ये आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा हाइप बना रहा हूँ, ताकि 10 लाख रुपए का हो जाए तो लोग क्या करेंगे। तो एक ऐसा सोचो विकल्प कि अरे 10 लाख रुपए का आईफोन आ जाएगा तो क्या लोग नहीं आएंगे, पूरे मतलब जिला का लोग आएंगे देखने, अरे देखो वो 10 लाख रुपए का आईफोन चला रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ सोचो। तो बेवलन वस्तु में वही होता है कि प्राइस जैसे बढ़ता है इसका डिमांड बढ़ने लगता है। हाँ भले इसको कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, सारा सबके पास 10 लाख रुपए नहीं होगा जो आईफोन चलाएंगे, ठीक। हम जैसे गरीब लोग कहाँ से, हम लोग तो मतलब की कीबोर्ड वाला वो ऐसा चला के संतुष्ट करना पड़ेगा। बैठा, चलते हैं टॉपिक पे। तो आपको ये सब कुछ ना क्लियर हो गई होगी। अब दो वस्तुएं और बचती है। आप लोग सोचे होंगे कि कितनी वस्तु है, आज तक तो इतना पता भी नहीं है, बस हाँ दो वस्तु और है, बस दो वस्तु पढ़ लो। तो इसको ना आपको फिर से वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये नहीं माइक्रो इकोनॉमी का फिर से बुक खोलना पड़ेगा। एक होता है एक पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड, दो वस्तु और है। एक है पब्लिक गुड, ठीक है, जिसको आप सार्वजनिक वस्तु बोल सकते हो। दूसरा है निजी गुड, जिसको आप प्राइवेट वस्तु बोल सकते हो। तो देखो इसका इसका ना आय वाय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें प्रतिस्पर्धा देखा जाता है। तो सार्वजनिक वस्तु जो है, सार्वजनिक वस्तु ये होता किस प्रकार का, गैर प्रतिस्पर्धी, मतलब ये नॉन कॉम्पिटेंट ये होता है। क्यों नॉन कॉम्पिटेटिव होने का नेचर क्यों है, तो नॉन कॉम्पिटेटिव होने का इसका एक नेचर ये है, जस्ट वेट 1 मिनट, बीच में ना खांसी हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो नॉन कॉम्पिटेंट क्यों होता है, क्योंकि मान लो कि जैसे सरकार है, सरकार है ऐसे समझो इसको, जैसे सरकार है, सरकार, तो सरकार क्या कर रहे हैं, सबको रक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो अगर ये कॉम्पिटेटिव हो जाए, ठीक है, कि प्रतिस्पर्धी हो जाए, तो
लोग क्या होगा, भले यहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं, अगर आप सीडीएस के क्वेश्चन को देखोगे ना तो सीडीएस में वही पूछा गया है कि आप पैसे अगर इस पे खर्च कर रहे हो, वो ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमी का वो पूछता है। यूपीएससी में तो अभी तक में 2 ही बार आ रखा है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेटिव नेचर का होगा कब, जबकि आपको मान लो जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना कि कोई एक चीज़ यहाँ पे ए है, ठीक है, अगर आपने ये खरीदा तो बी छूट जाएगा, ऐसे टाइप का कुछ नहीं है। अब ये कॉम्पिटिटिव नेचर का है ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं है, तो मतलब ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में इसको गैर प्रतिस्पर्धी बोल सकते हो। गैर प्रतिस्पर्धी क्यों, क्योंकि इसमें आपका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट सबको डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो गवर्नमेंट उसमें क्या किया, सबको डिफेंस प्रोवाइड किए, ऐसे नहीं है ये कि ये कॉम्पिटेटिव नेचर का है नहीं। तो पब्लिक गुड जो होते हैं इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसे प्रवृत्ति इसका क्या है, तो ये क्या है, गैर प्रतिस्पर्धी, नॉन कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव नेचर का है, ठीक है। अगर इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में मान लो जैसे स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट, सड़क के किनारे जो वो लगे रहते हैं ना, ऐसे देखोगे तो ये स्ट्रीट लाइट है। अब बताओ अगर आप वहाँ से चले गए, वो लाइट से गुजर के चले गए, तो क्या आप किसी से कॉम्पिटेटिव का भावना रख रहे हो, नहीं ना। कोई एक आदमी गुजरा, फिर आप भी गुजर गए वहाँ से। अब यहाँ पे ये है क्या, नॉन कॉम्पिटेटिव नेचर का, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे डिफेंस भी रख सकते हो, डिफेंस, ठीक है। अब एक होते हैं निजी वस्तु, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव नेचर, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्पिटेटिव नेचर का होता है। आय के साथ इसका संबंध नहीं है, मैं इस कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, ये तो आय का कॉलम है ना। इसको मैं थोड़ा सा अगर इधर कर दूँ, जस्ट वेट, तो ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धी नेचर का, प्रतिस्पर्धी, ये प्रतिस्पर्धी नेचर का है। जैसे भोजन, आप जैसे भोजन कर लिए तो दूसरे के लिए भोजन खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं, तो कॉम्पिटेटिव है ना। और अगर ये पब्लिक गुड में देखोगे तो आप जैसे सड़क किनारे से गुजर गए तो दूसरे के लिए लाइट नहीं कम होगा सड़क के किनारे, लेकिन आप अगर भोजन कर लिए हो तो दूसरे बंदे के लिए भोजन कम हो जाएगा, समझ गए। या फिर आपने कोई कपड़ा पहन लिया, कोई कपड़ा खरीद लिया, तो दूसरे बंदे के लिए क्या हो जाएगा, वो कपड़ा खत्म हो जाएगा। तो कॉम्पिटेटिव नेचर का है, ये कैसा है, कॉम्पिटेटिव नेचर। आई थिंक आपको सारे वस्तु क्लियर हो गई होगी कि साधारण वस्तु क्या है और इन्फीरियर गुड क्या है, ठीक है, गिफन गुड क्या है, उसके बाद सब्सटीट्यूट गुड क्या है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, बेवलेन गुड क्या है, उसके बाद पब्लिक गुड क्या है, और प्राइवेट गुड क्या है। ये सारे गुड क्लियर हो चुके हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। अब चलो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट, ये बैटरी डाउन हो गया इसका, बहरहाल क्लास तो फिर भी रिकॉर्ड होगा। देखो अब यहाँ से पढ़ो और इसका आंसर कर सकते हो क्या, ये क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके। अभी जो मैंने जितनी, इतना तो वस्तु पूछा भी नहीं था इसमें, मैं इसलिए पढ़ा दिया ताकि सीडीएस में जब करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ के इसको खत्म कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं इसकी स्थापन में वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। अभी आपने तुरंत पढ़ के आया, क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि स्थापन में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो ये है क्या, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाजार, वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, मांग कब बढ़ेगी, कब मांग बढ़ेगी बताओ, ये जो बोल रहा है कि मांग बढ़ेगी, मांग कब बढ़ सकती है, तो मांग बढ़ने के पीछे एक कारण ये था कि स्थापन वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाए, कीमत में वृद्धि हो जाए। जैसे कि चाय की कीमत में वृद्धि हुई तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होने लगा, बढ़ गया, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया, तो ये क्या है, बिल्कुल राइट है। दूसरा समझो, इसकी पूरक वस्तु में वृद्धि हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो समझो, इसके पीछे रीजन समझो, हो क्या रहा है। अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इसका बाजार मांग जो है ना, बाजार मांग ये बढ़ेगा नहीं। ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो कि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इसका बाजार मांग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, यही बोल रहा है ना। यहाँ पे देखो, अगर इंग्लिश में देखोगे तो यही सेम चीज़ है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है इसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब पूरक वस्तु
पूरक वस्तु बढ़ रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि ये डिमांड भी बढ़नी चाहिए। तो पूरक वस्तु का अगर प्राइस बढ़ाओगे तो दोनों में ना उल्टा संबंध होता है, वो कम होने लगेगा, बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे जो ये बोल रहा है ना कि ये बढ़ जाएगा, नहीं, ये कम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, घटिया किस्म, ये तो पहले ही बता दिए, ये गलत हो जाएगा। अब चौथे में क्या बोल रहा है, इसकी कीमत घट सकती है। बिल्कुल, अगर इसका ये मांग बढ़ गया ना तो इसकी कीमत घट सकती है। मे बी पॉसिबल है, ठीक है, ये मे बी क्या है, पॉसिबल है। तो ये जो है, ये कहाँ पे, ये इट्स प्राइस फॉल्स, ये मे बी पॉसिबल है। तो ऑप्शन 4 क्या है आपका, राइट है। तो 1 4 है किधर भी, 1 और 4 दोनों राइट आंसर है। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि आपका मैंने पूरा एक चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया। ये 1 चैप्टर है इकोनॉमी का, जाके देखोगे ना तो इकोनॉमी का एक पूरा चैप्टर है टाइप्स ऑफ गुड। और अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना यूपीएससी में, तो ये आपके इस टेबल से सोल्व हो जाएंगे सारे। तो मे भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसके लिए ना वो मत बोलना फिर सर टाइम लग रहा है, तो मैं फिर ये सब चीज़ पढ़ाऊँगा भी नहीं, डायरेक्ट निकलते चलूँगा ऐसे। तो चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है शहरी, ये भारत में शहरी सरकारी बैंक, शहरी सरकारी बैंक को आप क्या बोल सकते हो, रेफरेंस बोल रहा है किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये बोल रहा है विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। अब ये बोल रहा है दे वर अबाउट, अच्छा देखो ये 2 3 ना, ये चीज़ आप समझो। पहला क्या, ये जो बोल रहा है ना कि कहीं कहीं पे गलत कैसे करवा सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे पहला जैसे पढ़ोगे ना, भारत में शहरी सहकारी बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये बोल रहा है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित, ये जो राज्य सरकार है, अब आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, अच्छा राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोल रहा है, मे भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। अब क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, क्योंकि यहाँ पे बात किसका कर रहा है, देखो बैंक का बात कर रहा है, ठीक है। आप बोलोगे अरे वो ग्रामीण बैंक ऐसा कुछ चलता है, तो देखो अभी बताता हूँ हर चीज़। ये जो बैंक है ना, बैंक जैसे दिमाग में है ना, समझ लो कंट्रोल कौन करता होगा, कंट्रोल आरबीआई। हालांकि कुछ बैंक ऐसे हैं जिसको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आरबीआई कंट्रोल करता होगा, लेकिन एक ब्रॉड थिंकिंग के तरह से कैसे सोचोगे कि बैंक है तो इसका मतलब आरबीआई इसको कंट्रोल करता होगा, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, मतलब रेगुलेशन बोल रहा है शायद, मे भी अगर देखोगे तो यही बोल रहा है, हाँ ये रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पर्यवेक्षण कर रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब नीचे जैसे पढ़ोगे, वो इक्विटी और शेयर भी जारी कर सकते हैं। अच्छा, जब वो शेयर जारी कर सकते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं इधर आरबीआई इन्वॉल्व होगा, लग रहा है ऐसा, ये शेयर जारी कर रहे हैं, इक्विटी जारी कर रहे हैं। और तो और उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया है। तो अब आपको लगा होगा कि इस वाले कथन 2 को पढ़ के कि ये अगर शेयर जारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं आरबीआई का इसका कंट्रोल होगा। तो जैसे आरबीआई का कंट्रोल होगा, आप ऐसे समझो आरबीआई का कंट्रोल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो आएंगे, तो ये राज्य क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये जो बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ राज्य सरकार ही दोनों काम कर रहा है, ये राज्य सरकार, तो राज्य सरकार नहीं होगा, राज्य के साथ साथ और कौन होंगे, केंद्र सरकार होंगे। और यहीं पे ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जैसे कथन 1 गलत करोगे, कथन 1 को आपने कट किया, ठीक है। क्यों कट किया, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन जो है ना, इसके सिर्फ प्रशासनिक काम होते हैं। कौन से काम होते हैं, ये प्रशासनिक काम, ये जो है प्रशासनिक काम मतलब क्या, जैसे इसका प्रबंधन करना, चुनाव करना, ये सब प्रशासनिक काम जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक काम, ठीक। और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट देखोगे तो आरबीआई नियम के द्वारा होता है, ये जो बोल रहा है ना विनियमन, रेगुलेशन, ठीक है।
ये जो इसका रेगुलेशन बोल रहा है ये किसके द्वारा होता है, आरबीआई के द्वारा, जबकि इसको सुपरवाइज्ड किसके द्वारा कर रहा है, ये सुपरवाइज्ड किसके द्वारा कर रहा है, तो ये देखोगे ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझा और इस स्टेटमेंट को कट किया। अब बताओ एक को जैसे कट किया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या, 2 और 3। भले आपको ये पता भी नहीं हो, ये आपको तीसरे नंबर का ये स्टेटमेंट नहीं पता हो, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन 2 के द्वारा आपको हिंट दे रहा था कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको सोल्व करके ले जाओ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब पढ़ो फिर से ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किसके या किन से प्रभावित होता है। तो ये बोल रहा है कि भारतीय जो है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये प्रभावित होता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक चीज़ ना, इस क्वेश्चन को देखने से पहले 2-3 चीज़ें उसको समझ लो, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, एक पेज ऐड करता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है ना, इसलिए लगता होगा कब ये खत्म होगा इकोनॉमी। बहरहाल कोई बात नहीं, पढ़ना तो हर चीज़ है। देखो एक होता है बॉन्ड यील्ड, 2-3 चीज़ समझो। एक होता है बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड। अब ये बॉन्ड यील्ड क्या है, ठीक है, ये बॉन्ड यील्ड है, ये रिटर्न को दर्शाती है। रिटर्न जैसे मान लो आपने 50 रुपये में शेयर खरीदा, तो आपको रिटर्न में कितना मिलेगा, ऐसा समझो, एक नॉर्मल भाषा में, लेमन भाषा में समझो। अभी समझाऊंगा आगे सब कुछ, अगर क्वेश्चन आएगा तो सब समझाऊंगा। ये मान लो कि 200 रुपये मिल रहा है या 100 रुपये मिल रहा है, तो ये यहाँ पे 50 लगाया था आपने, 100 पा लिया, तो ऐसे समझो 50 रुपये आपके यील्ड बन गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई किताब की लैंग्वेज नहीं है, ऐसे आपको समझाने के लिए आसान भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है ना कि केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएसए का जो फेडरल नीति है, फेडरल नीति, जस्ट वेट, यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं। हाँ, एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। अब यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व का जो भी एक्शन होगा ना, उसका इफेक्ट भारत के इकोनॉमिक सेक्टर पे जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, देखो ऐसा समझो, भारत है क्या, ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब अगर वहाँ पे ना ब्याज दर क्या कर दे, कम कर दे, ब्याज दर कम करे या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, तो अब सोचो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो भारतीय, यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, मान लो यूएस बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो अब यहाँ से क्या क्या हो सकता है बताओ। अगर कोई इंसान यूएसए में पैसे जमा करेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ये चीज़ आप सोचो। तो जब यूएसए में वो पैसा जमा करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भारत से पैसा निकाल भी तो सकता है। तो सोचो फिर भारत की मार्केट प्रभावित होगी। तो यूएस का जो फेडरल नीति है ना कहीं भारत को इफेक्ट करता है, ऐसा समझ लो, इतना समझ लो, ठीक है। ये जो एक्शन ऑफ द यूएसए स्टेट फेडरल रिजर्व, तो बिल्कुल इसका इफेक्ट आता है भारतीय मार्केट पे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर दूसरा देखो, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है ये बॉन्ड यील्ड को ना बिल्कुल प्रभावित कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्शन, ये इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो आरबीआई क्या है, बिल्कुल राइट है। और तीसरा पढ़ो, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता क्या है, देखो इंटरेस्ट रेट 2 टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म और ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको बोल दिया जाता है कि 10 साल में इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो आप एक 10 साल के लिए क्या हो जाता है, पैसा आपका फिक्स हो जाता है, आप सोच समझ के पैसे लगाते हो। एक होता है शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट, जिसमें कि आपको बोला जाता है बहुत कम अवधि के लिए पैसा इधर लगाओ, इसमें मिल जाएगा मान लो 20% का इंटरेस्ट। तो आप ना कहीं ये 10 साल वाले में जाओगे या नहीं जाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन ये चीज़ आपके बॉन्ड यील्ड पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये 10 साल वाले में ना बॉन्ड यील्ड मिलता है मान लो 50 रुपये, और अगर यहाँ पे बॉन्ड यील्ड मिल रहा है 200 रुपये, 200 रुपये, तो आप कहीं ना कहीं इसके इधर जाओगे 200 रुपये वाले की तरफ। क्यों, अभी बॉन्ड यील्ड तो समझा ना आपने कि 50 रुपये की चीज़ थी, इसके रिटर्न में आपको मिल रहा है 200 रुपये, तो यहाँ पे 150 रुपये जो आपको फायदा हुआ, इसको समझ लो बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ऐसे समझ लो। तो आप किधर जाओगे,
आप इधर जाओगे शॉर्ट टर्म वाले में, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड यील्ड को प्रभावित कर सकता है। तो बिल्कुल राइट है, इसका तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है। तो आज के लिए ना इकोनॉमी का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, हालांकि और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सारे क्वेश्चन करवा देंगे। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितने भी क्वेश्चन हैं इकोनॉमी के, जितने भी या फिर यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, उन सारे पीवाईक्यू को सोल्व करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। बीच में ना तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, इस वजह से वीडियो डिले हो गया था, वरना इतना डिले होता नहीं है वीडियो कभी भी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आप लोग से नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।